नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जी के वाई धीरज शर्मा पे। साथियों, पिछला जो वीडियो था अपना भारत स्थिति और विस्तार का जो पार्ट 1 हमने किया था, उसमें हमने भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, उसके पूर्वोत्तम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु और सबसे दक्षिणतम बिंदु की चर्चा कर ली थी। साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं भारत स्थिति और विस्तार के बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा, साथियों, जब भी आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मैपिंग बनाने की आप कोशिश अवश्य करें। इससे क्या होगा, इससे चीजें और आसानी से बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लगेंगी। आप घर पे भी अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर कोई ज्योग्राफी का पोर्शन आ रहा है तो उसके लिए बेटर तैयारी करने का जो ऑप्शन है वो यही है कि आप उसको जितना हो सके मैप के नजरिए से मैप बना के आप उसको कोशिश करें, आप उसको प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैप बन जाए, हाँ लगभग उससे मिलता जुलता आपको कोशिश अवश्य करनी चाहिए, हो जाएगा। आगे देखिए, हम चर्चा करते हैं इस रेखा की जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर हमने बात कहूं तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश है। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो या आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये ध्यान रखना, या तो इस रूप में मिलेगा या आपको इस रूप में मिलेगा, फर्क कुछ नहीं है। 30 मिनट को मैंने आधा घंटा भी लिख सकते हैं तो आधा डिग्री 23.5 डिग्री सीधा हो जाएगा। इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है साथियों? इस रेखा को नाम दिया जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो हमारा पहला प्रश्न यहीं से निकलता है कि भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मानी गई है। ठीक है, जब हम अक्षांश के बारे में बात करेंगे अक्षांश रेखाओं में, तो उनमें से अक्षांश रेखा एक ये भी पढ़ने को मिलेगी कर्क रेखा। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कहां से क्या है। देखिए, भारत के संदर्भ में देखो, एक फैक्ट तो क्या है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी भारत है, ऊपर वाला इसको उत्तरी भारत में डिवाइड करता है। बात करते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा है, वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें उन कौन कौन से, तो निकलती है ये राजस्थान से। राजस्थान के बाद में ये जाएगी गुजरात, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में ये जाएगी झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद में नंबर 5 पे आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में नंबर 6 पे आएगा आपके पश्चिमी बंगाल, ठीक है, नंबर 7 पे आपके आएगा त्रिपुरा और नंबर 8 पे आपके मिल जाएगा मिजोरम। साथियों, बहुत ही इंपैक्टफुल क्लास रहने वाली है। जो पार्ट 1 इसका हम देख चुके हैं और आज पार्ट 2 ओपन कर रहे हैं। 9th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं आराम से। जो क्लासेस की तैयारी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे कैसे भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन तो शीघ्र अतिशीघ्र हम भी उम्मीद करते हैं खुल जाए सभी बच्चों के। लेकिन आपके 9th क्लास का जो सिलेबस है वो समकालीन भारत भाग 1, उसमें भी ये सारी चीजें दे रखी है, तो वो बच्चे भी इसको आसानी से देखें, आपकी चीजें फैक्ट क्लियर होते रहेंगे। और बाकी सारे विद्यार्थी जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये इंपॉर्टेंट रहती है।
देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा आपके क्या होती है, गुजरती है। क्लियर? और क्या क्या फैक्ट इसके बारे में पूछे जाते हैं? कर्क रेखा पर कर्क रेखा के निकटतम स्थान। इन 8 राज्यों की अगर बात की जाए तो 8 राज्यों में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो कर्क रेखा के निकट पड़ते हैं? देखिएगा, गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर, वो भी कर्क रेखा के नजदीक पड़ती है। क्लियर है साथियों? गांधीनगर के अलावा आप मध्य प्रदेश में चले जाओ तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो इसके निकट पड़ती है। मध्य प्रदेश में ही साथियों एक स्थान है उज्जैन, वो भी कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची जो है साथियों वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, ध्यान रखना। इसके बारे में क्या फैक्ट है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। साथियों, गांधीनगर भी गुजरात की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है। इसके अलावा एक और राजधानी है त्रिपुरा की जो अगरतला है, वो भी कर्क रेखा के निकटतम स्थान है। देखो, ये निकटतम है, ना कि कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि रांची क्या है? एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि ये थोड़ी निकटतम है, यहाँ 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 इस तरीके से हो सकती है। तो गांधीनगर, भोपाल, उज्जैन, रांची और अगरतला ये साथियों क्या है? कर्क रेखा के निकटतम स्थान है, जिसमें से रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी मानी जाएगी। क्लियर है साथियों? दूसरी चीज देखिए, कर्क रेखा के बारे में अगर ये फैक्ट आपको पता है तो आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा बात करते हैं, एक और रेखा आती है जिसको हम बात करते हैं मानक समय रेखा। साथियों, जब बात की जाती है मानक समय रेखा की तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो मानी गई है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा मानी गई है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखा आपके क्या है? मानक समय रेखा मानी गई है। मानक समय रेखा का मतलब क्या है साथियों? मानक समय रेखा कह दूं या इसी का नाम आपको मिल जाएगा मानक याम्योत्तर रेखा। मानक याम्योत्तर, ठीक है साथियों, या तो मानक याम्योत्तर या मानक समय रेखा। अब साथियों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसका सुनिएगा, एक्सप्लेन बड़ा आसान है। जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में मैंने आपको एक प्रधान मध्याह्न रेखा बताई थी, 0 डिग्री, जो ग्रीनविच रेखा जिसको अपन कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो उस ग्रीनविच रेखा, देखो देशांतर रेखा का जो काम है वो देशांतर रेखा का मुख्य काम जो होता है वो मुख्य काम क्या होता है? देशांतर रेखा का मुख्य काम समय का निर्धारण करना होता है। और पृथ्वी जो अपने ऑर्बिट पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उस अक्ष पर घूर्णन करते समय उसको 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है साथियों, 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी जो घूमती है, वो घूर्णन करती है, वो कौन सी दिशा से करती है? पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। कहां से? पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है पृथ्वी आपके, जो घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा घूमेगी? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। क्लियर है? 2 फैक्टर भी मैंने बताए हैं, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और घूर्णन में 1 डिग्री देशांतर पार करने में उसको कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। अब देखो, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और भारत आपके देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। देखो, तो यहां से यहां तक आपके अगर बात करूं तो ग्रीनविच रेखा से लेकर अगर भारतीय समय का निर्धारण किया जाए तो भारत का समय लगता है
5 घंटे आगे चलता है। ग्रीनविच रेखा पे जो समय है उससे 5.5 घंटे आप आगे ले आइए, वो भारत का समय होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको 4-4 मिनट इंक्रीज करते हुए चलना पड़ेगा, 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपको 4 मिनट प्लस करने होंगे। जो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा, जैसे 12 बजे होंगे तो हर 1 डिग्री पे आपको 12-4, 12-8 इस तरीके से हर 1 डिग्री देशांतर पे आपको 4-4 मिनट इंक्रीज करने हैं। और 4-4 मिनट इंक्रीज करते जाओगे तो भारत तक पहुंचते पहुंचते लगभग 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। क्लियर है साथियों? दूसरी चीज देखो, हमने बात की थी भारत के देशांतरीय विस्तार की, यानी यहां से यहां पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। क्लियर है साथियों? अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था भारत का देशांतरीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार मैंने आपसे बताया था कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट की मैंने चर्चा की थी। क्लियर है? ये मैंने आपको देशांतरीय विस्तार बताया था इस तरीके से। देशांतरीय विस्तार कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से, यहां पे मैंने आपके लिखा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये देशांतरीय विस्तार था। इन दोनों के बीच में जरा गैप देखो, अंतर देखो, दोनों बिंदुओं के पूर्व पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच में कितने डिग्री देशांतर है, लगभग 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। 30 डिग्री देशांतरों का अंतर मतलब 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट, 30 × 4 120 मिनट, यानी 2 घंटे। तो देखो यहां से यहां से यहां अगर 4-4 मिनट इंक्रीज करते जाएंगे तो यहां की घड़ी और यहां की घड़ी में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग स्थानों पर घड़ियां अगर अलग अलग समय बताएगी तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस समस्या के निवारण के लिए कि भाई भारत में सभी स्थानों पर घड़ियां जो है एक समय बताए, इसलिए एक मानक समय रेखा की जरूरत महसूस की गई, और वो मानक समय रेखा कौन सी आई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कुछ इस तरीके से इसकी स्थिति रहती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये कहां से होकर गुजरती है उसकी चर्चा भी मैं जरा कर देता हूं। ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, ये गुजरती है मध्य प्रदेश, ये गुजरती है आपके छत्तीसगढ़ से, ये आपके चलेगी ओडिशा, और एक आपके हो जाएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कौन सा, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, वहां से ये रेखा जो है बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर आपके मानक समय रेखा जो है इन राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। क्लियर है? इसकी भी चर्चा मैं आपके कर चुका हूं कि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है उसको भी देख लीजिए। कौन किस मध्य से होकर गुजरती है, तो नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। क्लियर है साथियों? अब देखो जरा तुलना करो कर्क रेखा और मानक समय रेखा के राज्यों में कौन से कॉमन राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है और मानक समय रेखा भी गुजर रही है। तो जरा गौर से देखिए, एक आपके आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां भी आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके अलावा कोई मैच नहीं खा रहा है। तो एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन पूछना रहा तो वो इस तरीके से भी तो पूछ सकता है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, तो आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर है साथियों? ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है, तो उत्तर क्या होगा, मानक समय रेखा और कर्क रेखा उन 2 राज्यों से, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य होंगे जहां से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों ही रेखाएं गुजरेंगी। क्लियर है साथियों? तो इस तरीके से वो आपके किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर आपको समय बढ़ाना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जब बात करेंगे तो उस समय आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से समय बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, ठीक है ना।
अभी तक के लिए यही ध्यान में रखिए कि मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या, ताकि भारत में सभी घड़ियां जो है एक ही स्थान दर्शाएं, एक ही समय बताएं, एक ही समय बताएं सभी स्थानों पर, जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो। इन राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे दो राज्य है जहां से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। अब देखो कुछ सीधे सीधे फैक्ट आएंगे। उन सीधे सीधे फैक्टों को आपको नोट करना है और लर्न भी करना है। वहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। कौन कौन से हैं देखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों के नाम पूछ सकता है, छोटे राज्यों के नाम पूछ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों के नाम पूछ सकता है और छोटे जिले का नाम पूछ सकता है। कुल जिलों की संख्या आपसे पूछ ले तो 747 होगी। तो इस तरीके से कुछ सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं भारत स्थिति और विस्तार से लेकर के, तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। देखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। क्या कि भारत में पहला फैक्ट क्या है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दो तरीके से आपसे वो पूछ सकता है। एक आपसे पूछेगा सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य। क्लियर है? अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा आएगा कौन सा? राजस्थान। उसके बाद बात करें तो नंबर लगता है किसका? मध्य प्रदेश का। क्लियर है? वहां पे अगर बात की जाए तो सबसे छोटा है गोवा, उसके बाद है आपका कौन सा? सिक्किम। सबसे छोटा गोवा और उससे सेकंड नंबर पे आपके आ जाएगा कौन सा? सिक्किम। क्लियर है? देखिए दो दो के कॉम्बो में याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और सेकंड नंबर पे कौन सा? सिक्किम। क्लियर है? फिर आपसे अगर पूछ ले भारत में कुल जिले तो 747। ठीक है? कुल जिलों में अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़े की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला अगर भारत के अंदर पूछा जाए तो वो आपके होगा कच्छ। कहाँ का है? कि गुजरात का है साथी। क्लियर? और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा कौन सा? माहे, जो केरल में स्थित जो पुडुचेरी का भाग है। पुडुचेरी का जिला है जो केरल में, केरल वाले राज्य के अंदर जो पुडुचेरी का पोर्शन आता है, उस पुडुचेरी का जो जिला है माहे, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है साथियों।
फटाफट से इसको नोट कीजिए। और क्या क्या फैक्ट है इसकी स्थलीय सीमा को लेकर उसको चर्चा करते हैं, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के। और देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक आपसे पूछ सकता है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, तो वो आपको बता देनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसी स्थलीय सीमा रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो संख्या में आपके 16 राज्य हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। दो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हो जाएंगे। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर है? बात करें समुद्री तट रेखा की लंबाई, तो समुद्री तट रेखा की लंबाई आपसे पूछ ले, अगर पूछे द्वीप सहित टोटल पूछ लेना आपसे, या ये वर्ड ना भी दे, अगर सीधा पूछ ले तो आपको बता देनी है 7,516.6 किलोमीटर। केवल और केवल अगर आपसे पूछ ले द्वीपीय सीमा तो हो जाएगी आपके 1416.6, केवल द्वीपीय सीमा पूछ ले। और केवल समुद्री तट सीमा द्वीप रहित तो वो आपकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। 3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। सीधा पूछे समुद्री तट रेखा की लंबाई द्वीप रहित, द्वीप सहित कुछ नहीं दे तो आपको ये दे देना है। अगर वो कहता है द्वीप रहित तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी, और द्वीपीय सीमा पूछ लेता है तो वो 1416.6 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी साथियों? इसके अलावा देखिए समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर बात की जाए, समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की बात की जाए तो समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य टोटल 9 हैं। टोटल 9 में अगर बात करें पश्चिमी तट पर और यहां हो जाएगा क्या? पूर्वी तट पर। क्या हो जाएगा? पूर्वी तट पर। तो पश्चिमी तट पर एक हो जाएगा क्या? गुजरात। ठीक है, एक हो जाएगा गुजरात। दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपके कौन सा? गुजरात से नीचे उतरोगे आप तो दूसरा हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे उतरोगे आप आ जाएगा आपके गोवा। गोवा से नीचे उतरोगे आप तो आ जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे उतरोगे आप तो आपके आ जाएगा केरल। ठीक है, यहाँ पूर्वी तट की बात की जाए तो सबसे पहले आएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से नीचे उतरोगे ये हो जाएगा 6ठा नंबर। ठीक है ना, पश्चिमी बंगाल से नीचे उतरोगे तो आपके हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से नीचे उतरोगे तो आपके आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से नीचे उतरोगे तो आपके आ जाएगा तमिलनाडु।
ठीक है। तो ये समुद्री सीमा बनाने वाले 9 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर 5 है, पूर्वी तट पर 4 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कीजिए। फिर देखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछ ले ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हो ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी स्थलीय सीमा बनाते हो, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो ऐसे भी राज्य हैं जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। क्लियर है? देखिएगा जरा, सीधे सीधे फैक्ट हैं। देखिएगा, भारत के वे राज्य जो न तो समुद्री सीमा बनाते हो, न तो समुद्री सीमा बनाते हो और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर? ना तो समुद्री सीमा बनाते हो ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हो। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो ऐसे भी राज्य हैं साथियों, हरियाणा, तेलंगाना हो जाएगा जो 2014 में आपके आंध्र प्रदेश से अलग। ये 5 राज्य साथियों ऐसे जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। मैं बात राज्य की कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर किसी के दिमाग में दिल्ली आ रहा हो तो भूल जाना, मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने राज्यों की बात की है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो आपके ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। फिर बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है ना? देशों की बात करो तो देखो, नंबर 1 पे आएगा बांग्लादेश, नंबर 2 पे आएगा चीन, नंबर 3 पे आएगा पाकिस्तान, नंबर 4 पे आएगा म्यांमार, सॉरी नंबर 4 पे आएगा नेपाल, फिर आएगा आपके म्यांमार, फिर आएगा आपके भूटान और फिर आएगा आपके क्या, अफगानिस्तान। ठीक है, बात करें बांग्लादेश के साथ, $4096.7 ये सर्वाधिक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम से पूछा जा चुका है कि भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा कौन सा देश के साथ बनाती है। वहां पे ऑप्शन में ये 4 देता है और लोग पाकिस्तान को करके आ जाते हैं क्योंकि इसके साथ अपने रिलेशन बहुत
कहते सौहार्दपूर्ण रहे, ठीक है ना, सौहार्दपूर्ण तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। इनमें से लगभग भारत की सदैव विदेश नीति रही है कि वह पहल कभी आक्रमण की नहीं करता, वह सदैव सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा हमला करेगा तो हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है ना। तो देखिए सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है साथियों। सेकंड नंबर आपके चीन आएगा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ आपके 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनेगी। उसके बाद आपके नेपाल का है तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनेगी। म्यांमार के साथ आपके 1648-43 किलोमीटर की सीमा रेखा बनेगी। भूटान के साथ आपके 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनेगी और अफगानिस्तान के साथ आपकी 106 किलोमीटर की सीमा रेखा आपके बनेगी। क्लियर है साथियों, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आज की क्लास में साथियों इतना ही, बाकी की चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने YouTube चैनल जीके बाय धीरज शर्मा पे। इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।